दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी ने कल जो डाटा जारी किया है वह बेहद चौंकाने वाला है। इस डाटा में साफ स्पष्ट दिख रहा है कि 2020 में किसानों से ज्यादा छोटे व्यापारियों ने आत्महत्या की है। आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है और ऐसे में व्यापार करना बेहद मुश्किल हो गया है। आर्थिक झंझावट से परेशान व्यापारी आत्महत्या करने मजबूर हैं। तब सवाल यह है कि क्या देश सुरक्षित हाथों में है? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस दौर में साल भर से किसान आंदोलनरत हैं और आंदोलनरत 600 किसानों की मौत हो चुकी है। नोटबंदी की लाइन में 125-150 लोग मारे गए, लेकिन कहा गया कि देश सुरक्षित हाथों में है। नोटबंदी में प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट का चलन खत्म हो जाएगा, काले धन खत्म हो जाएंगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आतंकवाद की घटनाएं लगातार जारी है। काले धन की स्थिति यह है कि विदेशों में जमा काला धन 2 गुना से ज्यादा हो गया है। और राफेल में तो जिस तरीके से नए नए दावे किए जा रहे हैं, रिश्वत के जिस तरह की बात सामने आ रही है, उसके बाद भी यदि किसी को लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो आप खुद सोचिए कि राफेल जैसे मामले की रिपोर्ट किस तरीके से दबा दी गई। किस तरीके से सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में XYZ के नाम पर सारी बातों का घालमेल किया। पेगासस हथियार से किस तरीके से विरोधियों को दबाने के लिए इस सत्ता ने हमला किया। और कोरोना की महामारी आप कैसे भूल सकते हैं? कोरोना सरकार की बेहद लापरवाही का परिणाम है। नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने के लोभ ने कोरोना को इतना विकराल रूप दिया कि अचानक लॉकडाउन करना पड़ा और मजदूर सड़कों पर मरते चले गए। इसके बाद जब दूसरी लहर आई तो सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। चिताओं की लंबी कतारें लग रही थी, गंगा में लाशें बह रही थी और ऑक्सीजन के अभाव में अस्पतालों में लोग जिस तरीके से मर रहे थे, इसे सरकारी नरसंहार नहीं तो और क्या कहा जाएगा। लेकिन ये सारी बातें तब बेमानी हो जाती है जब आप ये सोच लेते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। हिंदुत्व की रक्षा यही सरकार कर सकती है। इससे पहले 70 साल तक हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं आया, लेकिन 2014 के बाद से जो परिस्थितियां इस देश में बनाई गई, नफरत, अफवाह और झूठ की जो राजनीति इस देश में चलाया गया, उसका जहरीला धुआं हर क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल रहा है। नौकरी कहां बची है? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के वादे का क्या हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेची जा रही है, यानी टुकड़े में हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। और हम आज भी ये सोच रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी अपने में मस्त है। उसे आने वाले दिनों के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की चिंता है और वो उसी तैयारी में लगी हुई है। तब राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इस तरीके के आंकड़े आते रहते हैं, लोग भूल जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि फ्रांसीसी पत्रिका ने जिस तरीके से राफेल सौदे में दलाली की बात कही है और खुलासा किया है, दावा किया है, वह मोदी सत्ता के लिए
भले ही चिंता का विषय ना हो, लेकिन जो लोग इस देश की चिंता करते हैं उसके लिए ये बेहद चिंतनीय विषय है। सुसेन गुप्ता, जब दो सरकारों के बीच यह डील की बात दावे के साथ कही जाती थी तो ये सुसेन गुप्ता कौन है? बिचौलिए की बात कहां से आ गई? ये लोगों को सोचना होगा। दसाल्ट एविएशन ने राफेल भारत को दी है, लेकिन 65 करोड़ रुपए के रिश्वत की बात सामने आने लगी है। गुजरात में कोई बस देने की बात भी सामने आ चुकी है, लेकिन सत्ता सुरक्षित हाथों में है, इसलिए इस पर सवाल उठाना देशद्रोह माना जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस हथियार मामले की सुनवाई के दौरान साफ कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सत्ता कुछ भी नहीं कर सकती या कुछ भी कर देने की छूट नहीं दी जा सकती, लेकिन इस बात को कौन मानता है? क्योंकि देश मोदी जी के हाथों में, सुरक्षित हाथों में है। आप यकीन नहीं करेंगे, नोटबंदी के 5 साल हो चुके हैं, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। सत्ता अपने में मस्त है। उसे त्रिपुरा की घटनाओं में मजा आता है, उसे असम और नागालैंड के बीच पुलिस फायरिंग में मजा आता है, उसे मजा आता है सड़कों में नमाज पढ़ने को लेकर होने वाले बवाल पे, उसे अच्छा लगता है जब मॉब लिंचिंग होती है, क्योंकि ये सारी बातें उनके अनुकूल है। तब सवाल ये है कि सत्ता क्या चाहती है? क्या इस देश की उम्र सत्ता के उम्र के बराबर होती है? कतई नहीं। लेकिन यदि सत्ता ये मान ले कि हम हैं तब तक देश है और हम नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा, तो यकीन मानिए देश की बर्बादी की इबादत इसी सोच के साथ लिखी जाती है। रावण निसंदेह सबसे शक्तिशाली था। रावण निसंदेह सबसे धार्मिक व्यक्ति था, शिव के उपासक थे, लेकिन उन्होंने लंका पर कब्जा किया था। वहां के लोगों की कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए राक्षसी जाति ही सर्वश्रेष्ठ जाति थी। बाकी जातियों को वो कीड़े मकोड़े समझते थे। क्या इस दौर में असहमति के स्वर के साथ इसी तरह का व्यवहार नहीं हो रहा है? आप राफेल में हो रही दलाली की बात क्यों नहीं उठा सकते? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है? कश्मीर में धारा 370 भारतीय जनता पार्टी के अपने एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन क्या बातचीत करके समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता? हमारे सारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं, और नेपाल जैसे देश जो हम पे यकीन करते थे, भूटान जैसे देश जो हम पे यकीन करते थे, वे सब चाइना के साथ खड़ा होने लगे। ऐसी स्थिति में यदि देश की बदहाली विकराल होने लगी है, आर्थिक संकट के कारण छोटे व्यापारी आत्महत्या करने लगे हैं, किसान आत्महत्या करने लगे हैं, कोरोना के भीषण महामारी के बावजूद सरकार मुआवजा देने से साफ मना करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केवल 50,000 मुआवजा देने की बात करता है, तब सवाल यह है कि आखिर सत्ता किसके लिए बनी होती है? सत्ता क्या सिर्फ अपनी रहीसी बरकरार रखने के लिए बनाई जाती है? सत्ता शायद इसलिए बनाई जाती है कि वे वहां के नागरिकों के सुख दुख की सहभागी बने, उनके विपरीत परिस्थिति पर सत्ता खड़ी हो। लेकिन क्या इस सत्ता ने कभी लोगों के विपरीत परिस्थितियों पे खड़े होने की आवश्यकता महसूस की है या अपनी जिम्मेदारी महसूस की है? कतई नहीं महसूस की है।
सत्ता अपने में मगन है। उसे 8,500 करोड़ का विमान चाहिए, उसे सेंट्रल विस्टा चाहिए, उसे भव्य प्रधानमंत्री का महल चाहिए। उसे इस बातों से कोई लेना देना नहीं है कि इस देश में भूखमरी चरम पर है। हम दुनिया के इंडेक्स में भूखमरी और खुशहाली में बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से भी पीछे हैं, लेकिन सत्ता को इससे कोई सरोकार नहीं। सत्ता ने यह साबित कर दिया है, या सत्ता ने ये लोगों के दिमाग में भर दिया है कि देश सुरक्षित तभी है जब तक मोदी है। मोदी है तो मुमकिन। क्या ये पंच लाइन अब टूटने की कगार पर है, या इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है? राफेल का सच देर सवेर आएगा, लेकिन डिले जस्टिस इज नॉट ए जस्टिस। पेगासस हथियार का सच भी आएगा, लेकिन यदि समय पर न्याय हो तो ऐसी न्याय का कोई मतलब नहीं होता। तब सवाल यह है कि यदि सत्ता इसी तरीके से चलते रही, सत्ता अपनी उम्र को ही देश का उम्र मान ले, तब आम आदमी के लिए क्या बचा रह सकता है? हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए, जिस दिन भी आप अपने से समर्थ पूंजीवादी या सत्ता के ताकत के साथ लड़ेंगे, आप अकेले और निस्सहाय हो जाएंगे। क्या न्याय इसी तरीके से चलता है? लेकिन इस दौर में देश में नफरत, झूठ और अफवाह की जो परिस्थितियां पैदा की गई, वह हैरान कर देने वाली है। और उसका असर इस कदर कुछ लोगों पर हावी है कि वे सच देखना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि यदि मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये देश कोई नहीं चला पाएगा। लेकिन हकीकत तो ये है, इस देश में ऐसे करोड़ों अरबों लोग हैं। आप किसी के भी हाथ में सत्ता सौंप दीजिए, शायद इससे बेहतर सत्ता वे चला सके। धन्यवाद।